नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके बारे में अपन बात करेंगे, और इसके साथ में इसके पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। और इसके साथ में ही जो 5 ईयर के जो इसके ओल्ड पेपर है उन सभी की वन बाय वन सारी चर्चा करके बेटा। और इसके साथ में ही इसके बाद में वन शॉट क्लासेस आपके लिए, गेस पेपर की क्लासेस वो सभी भी आने वाली है। इसके पहले रेनफेड एग्रीकल्चर की क्लास आ चुकी है, और इसके साथ में ही आपको आज ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारे सिखा दिए जाएंगे, सारे आपको वन बाय वन समझा दिए जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एग्रोन 323। कहीं पर इसका एग्रोन 322 के नाम से भी कोड होता है, कहीं पर कोड होता भी नहीं है, तो वो तो आप स्किप करो। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि ये होती क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक नंबर सेव कर लो, इस पर आपके नाम, इसके साथ में ही आपकी कॉलेज और आप कौन से ईयर में हो ये मैसेज करना है। और फिर इधर से आपके पास में लिंक्स आएगी, उन लिंक्स में ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही वहां पर सिंदूर बैच मिलेगा, उस सिंदूर बैच में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उस सिंदूर बैच में बेटा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहां पर सिंदूर बैच मिलेगा, उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ओके, मेरे हिसाब से पीडीएफ का जो भी है मैसेज नहीं आएगा कि सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। अब बात आती है मेन अपने, जो कि अपन बात करते हैं किसके बारे में बेटा, जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये होती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये केमिकल फ्री होती है, ये केमिकल फ्री होती है, मतलब रसायन मुक्त होती है बेटा। क्या होती है, रसायन मुक्त खेती होती है, रसायन मुक्त खेती होती है। मतलब अगर अपन इसमें बात करें तो बिना रसायनों के खेती की जाती है, और इसमें क्या करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इनपुट अपन यूज में लेते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। और उन ऑर्गेनिक पदार्थों के माध्यम से ही, ऑर्गेनिक इनपुट्स के माध्यम से ही खेती करते हैं। और इनके द्वारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा अपने को क्या मिलते हैं बेटा, जैविक उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, जैविक उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं ये ऑर्गेनिक व्हीट है, ये ऑर्गेनिक बार्ले है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। तो समझिएगा सारी चीजों को कि केमिकल फ्री होती है, रसायन मुक्त होती है, इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो चाहे फर्टिलाइजर हो, वो चाहे इंसेक्टिसाइड और बिसाइड हो, कुछ भी अपन क्या नहीं करेंगे, केमिकल प्रयोग नहीं करेंगे, और बिना केमिकल के अपन खेती करेंगे, और जैविक उत्पादों का क्या करेंगे, अपन कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करेंगे। और इसके साथ में ही बेटा ये क्यों करते हैं, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए, ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को सेफ करने के लिए, और इसके साथ में सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करने के लिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है बेटा टिकाऊ, टिकाऊ, या फिर दूसरा वर्ड आप यूज में ले सकते हो सतत, मतलब लगातार प्रोडक्शन करना। बेटा आप केमिकल्स का प्रयोग करते रहोगे तो इसके बाद में जो आपकी जो भी उपज है वो उपज आप इस ईयर ले लोगे, नेक्स्ट ले लोगे, उसके नेक्स्ट ले लोगे, पर कुछ टाइम बाद में आपके जो मर्दा है वो प्रोडक्शन का गिरने लगेगा, और गिरने के बाद में धीरे धीरे अपन बात करते हैं तो उसका प्रोडक्शन गिरने के बाद में क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मर्दा बंजर हो जाएगी, और उसमें क्या नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। इसके साथ में ही अपन ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें केमिकलों का प्रयोग न करके अपन सतत क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब देखो कि सर इसमें अपन कहीं ना कहीं केमिकल यूज में नहीं ले रहे हैं, केमिकल यूज में नहीं ले रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट तो अधिक आएगी, हमारे को पता है। और इसमें क्या होती है, इसमें कहीं ना कहीं यील्ड कम होती है, उपज कम होती है, बिल्कुल ये बात सही कही। पर आप जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करोगे, जब आप सेल करोगे तो भाई साहब इसका क्या मिलेगा, इसका भाव आपको अत्यधिक मिलेगा। इसका भाव क्या मिलेगा बेटा, अत्यधिक मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फ्री फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक के जो इनपुट्स होते हैं उनका अपन यूज करते हैं, कॉस्ट अधिक लगती है, और यील्ड क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं कम होती है। और इसके साथ में ही जैविक उत्पाद अपन क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं खेती में, और सेल करेंगे तो भाव अत्यधिक प्राप्त होगा, और इन्वायरमेंट सेफ रहेगा, सस्टेनेबल रहेगी, मतलब टिकाऊ और सतत रहेगी। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होती है बेटा, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। क्या होती है, ये कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। अब इसके साथ में ही वन
बाय वन अपन चर्चा करते हैं पेपर सॉल्यूशन में। सबसे पहला आता है पलवार मल्च। कि सर पलवार मल्च क्या होता है? बेटा पलवार मल्च की अगर अपन बात करते हैं तो पलवार मल्च किसको बोलते हैं? जैसे कि पलवार के बारे में तो जानते हो, मल्चिंग के बारे में जानते हो कि घास फूस की पत्तियां वगैरह बिछा देते हैं। जैसे कि ये प्लांट है और ये प्लांट है, अब इसके बीच में क्या है बेटा? इसके बीच में खाली जगह है। अब इस खाली जगह पर क्या होती है? घास फूस बिछा दिए या कोई पॉलिथीन वगैरह बिछा दी, मतलब इसको कवर कर देंगे। कवर करना ही क्या होता है? मल्चिंग होता है, कहीं ना कहीं पलवार होता है। अब बेटा ध्यान से समझिएगा, ये जो बीच की जगह है, इस बीच की जगह पर अगर मैं कुछ पौधे उगा देता हूँ, कुछ पौधे उगा दिया या फिर घास उगा दिया, तो बेटा कवर तो हो गई, वो कहीं ना कहीं बिना आवरण के तो नहीं है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अपन ने कवर कर दिया। कि सर बिल्कुल कर दिया। तो इसको अपन क्या कहते हैं? जीवित मल्च कहते हैं, क्योंकि अपन ने जीवित घास लगाई है, वो जीवित है, वो मर्त नहीं है। घास नहीं कह सकते उसको, जीवित पौधा कह सकते हैं। तो देखिएगा, जीवित पलवार से मतलब होता है ऐसे जीवित पौधों का उपयोग करना ढकने वाली फसल के रूप में किए जाते हैं। मतलब ये अपन मल्च फसल के रूप में अगर जीवित पौधे को यूज ले लेते हैं तो उसको लाइव मल्च कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइव मल्च कहते हैं। ये पौधे खरपतवार को दबाने, मिट्टी में नमी बनाए रखने, मृदा उर्वरता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ये बीच में खाली पड़ी जगह में जो पौधे लगा रहे हैं, जो जीवित मल्च लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं? मृदा उर्वरता को बढ़ाने, मिट्टी को नमी को बनाए रखने और खरपतवार को दबाने और मृदा उर्वरता बढ़ाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो क्या हो जाएगा? जीवित मल्च आ जाएगा, जीवित पलवार आ जाएगी। इसके बाद में आती है पक्षी मचान, या जिसको आप बोल सकते हो बर्ड पर्च। बेटा अपना जो खेत होता है ना, उस खेत में बेटा सीधी सी पहली लाइन बोलू ना, उसको पकड़ लेना बस, और उसको पकड़ के याद रख लेना, और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले बर्ड परचेज की अपन बात करते हैं। इसमें अपन बात करते हैं ऐसा स्थान बना दो जहां पर क्या हो सके? पक्षी क्या हो सके? पक्षी कहीं ना कहीं आकर्षित होकर वहां पर बैठ सके। कि सर पक्षियों को अपन क्यों आकर्षित करेंगे? आप क्या बातें करते हो? बेटा पक्षियों को आकर्षित करने का बहुत ही एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है कि पक्षी आकर्षित होंगे। पक्षी आकर्षित होंगे तो हानिकारक जो कीट अपने खेत में है ना, उनका क्या करेंगे? भक्षण करेंगे। उनका क्या करेंगे? भक्षण करेंगे। तो कीटों के नियंत्रण के लिए अपने को केमिकलों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई अन्य उत्पाद लेने पड़ेंगे। अपने क्या हो जाएगा? सीधा कीटों का कंट्रोल हो जाएगा। तो पक्षी मचान खेतों में बनाए गए ऐसे ढांचे होते हैं जो कि क्या करते हैं? पक्षियों को आकर्षित करते हैं। अब इनको अपन ने आकर्षित कर लिया तो ये हानिकारक कीटों को खाते हैं और प्राकृतिक कीट नियंत्रण में सहायता करते हैं। तो इनको बोलते हैं बर्ड परचेज। क्या बोलते हैं बेटा? बर्ड परचेज बोलते हैं। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। बेटा इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपके जो भी जैविक उत्पाद है उसको आप जैविक तरीके से, मतलब उसमें केमिकल आप यूज नहीं ले रहे हो, तो उसको आप जैविक उत्पाद नहीं कर सकते। ऐसे भी कोई जैविक उत्पाद के नाम से प्रोडक्ट को नहीं सेल आउट कर सकता। कि सर फिर क्या करना चाहिएगा? बेटा उसके लिए अपने को करना होता है, उसका प्रमाणीकरण करवाना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। तो वो क्या होता है बेटा? सर्टिफिकेट अपने को मिलता है कि ये आपका प्रोडक्ट जो आप सेल आउट कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं क्या है? ये कहीं ना कहीं जैविक है। तो देखिएगा, इसमें बात करते हैं थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन आता है, तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण आता है। इसमें क्या होता है? तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण एक स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाता है। मतलब एक स्वतंत्र संस्था होती है और यह संस्था प्रमाणित करती है कि जैविक मानकों का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। बेटा जैविक जो मानक होते हैं उसमें एक मानक ये ही नहीं है कि अपन बात कर ले कि केमिकल यूज नहीं कर रहे हो जैविक उत्पाद हो जाएगा। नहीं बेटा, उसके अलग अलग मानक है। उन मानकों की अगर पालना कर रहे हैं तो वो क्या है? जैविक उत्पाद है। और ये भी किसी संस्था के द्वारा अपने को पता करवाना पड़ेगा। ये भी अपने को किसी संस्था के द्वारा प्रूफ लेना पड़ेगा कि हाँ मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में आता है जैविक उत्पादों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। बेटा ऐसे तो हर कोई मार्केट में जैविक उत्पाद के नाम पर कुछ भी बेच देगा। इसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद में ही बेचा जाता है। मतलब ऐसे हर कोई नहीं सेल आउट कर सकता। तो ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना कहीं ना कहीं आपको नाम से ही पता चल रहा है योजना है, और ये भारत सरकार के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या की गई है? ये शुरू की गई है। और ये क्लस्टर और समूह पर आधारित पद्धति में क्या करती है? जैविक खेती को बढ़ावा देती है। किसको? ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या देती है बेटा? बढ़ावा देती है। और इसके साथ में ही अपन पार्टिसिपेटरी जो गारंटी सिस्टम है, इस प्रमाणन का भी क्या करती है? कहीं ना कहीं समर्थन करती है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना का मतलब है ये जैविक खेती को
बढ़ावा देने में क्या है बेटा, ये सहायक होती है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना होगी। इसके बाद में आती है अपने क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स, मतलब अपन बात करते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैविक खेती से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटी होती है, उनकी क्या क्या गुणवत्ता होती है। तो सबसे पहले तो अपन बोल सकते हैं कि रसायनों से मुक्त होते हैं, रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों से, मतलब आप बोल सकते हो कि रसायनों से मुक्त होते हैं। पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, कि सर क्यों पोषक तत्व ऐसे नहीं पाए जाते हैं बेटा, इसमें ये होता है कि जैसे अपन वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, कंपोस्ट वगैरह यूज करते हैं, उसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं, पूरे 17 पोषक तत्व होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या रहती है, अधिक लाभकारी रहती है, अधिक बेनिफिशियल रहती है, अधिक लाभकारी रहती है या अधिक बेनिफिशियल रहती है। और ये पर्यावरण के अनुकूल और उपभोग के लिए क्या है बेटा, सुरक्षित है। ये चाहे कंज्यूम अपन करें, चाहे मानव करें, चाहे इसके साथ में ही कौन करे, पशु करे, उन सभी के लिए क्या रहती है, कहीं ना कहीं परफेक्ट रहती है और पर्यावरण के लिए अनुकूल हो जाएगा। पर्यावरण के लिए अनुकूल कैसे, कि पर्यावरण को भी तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता होगा बेटा, पर्यावरण को भी कुछ ना कुछ तो पड़ता है, कि सर बिल्कुल पड़ता है। तो पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनसे मृदा का स्वास्थ्य वगैरह सब कुछ बना रहेगा। तो ये क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है। अब आते हैं माइक्रोबियल पेस्टिसाइड और बॉटनिकल पेस्टिसाइड में क्या डिफरेंस है बेटा। माइक्रोबियल की अगर मैं बात करता हूं, दोनों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। माइक्रोबियल का मतलब है आप सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर रहे हो, आप सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं उनका क्या करवा रहे हो, उनको आप नष्ट करवा रहे हो। किसको नष्ट करवा रहे हो, कीटों को नष्ट करवा रहे हो, ठीक है। इसके साथ में ही आप बॉटेनिकल, बॉटेनिकल की बात करें, वनस्पतियों से प्राप्त, वनस्पति से प्राप्त आप क्या ले रहे हो, कोई रसायन या कोई पदार्थ या कोई रासायनिक तत्व आप यूज में ले रहे हो। रसायन नहीं है बेटा, पर ये कहीं ना कहीं ये पदार्थ कहां से प्राप्त हो रहा है अपने को, ये बॉटेनिकल, मतलब अपन बात करें वनस्पतियों से प्राप्त हो रहा है। जैसे पायरेथ्रम हो गया, ठीक है, उनका अर्क होता है, उनका क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे कि नीम का ऑयल हो गया, तो वो भी किस रूप में आता है, वो भी पेस्टिसाइड के रूप में यूज में आता है। तो ये क्या है बेटा, ये सूक्ष्म जीव है जिनसे रोग उत्पन्न हो जाता है। बेटा सूक्ष्म जीव अपने अंदर ही रोग नहीं फैलाते, वो कहीं ना कहीं कीटों के अंदर भी रोग फैलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हो जाएगा कि सूक्ष्म जीवी पीड़कनाशी, सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंदी, इसके साथ में विषाणु, प्रोटोजोआ आदि से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। आदि से क्या होते हैं बेटा, प्राप्त होते हैं। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हो जाएगा। बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो वानस्पतिक पीड़कनाशी कहीं ना कहीं पौधों या पौधों के अर्क से प्राप्त होता है, जैसे कि नीम का ऑयल मैंने बता दिया, ठीक है। ये पौधों से, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनमें डिजीज वगैरह फैला देते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, बैसिलस तुरिंजेंसिस, एक क्या है, सूक्ष्म जीवी पीड़कनाशी है। अरे बीटी कॉटन का नाम सुना है क्या, बीटी कॉटन अपन बात करें तो जो अपने बीटी कॉटन है वो कहीं ना कहीं किससे प्राप्त होती है, कि सर वो अपने प्राप्त होती है बैसिलस तुरिंजेंसिस से। कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, अपन निकालते हैं और उससे क्या होता है, बैसिलस तुरिंजेंसिस से अपन ने उसमें ट्रांसफर कर दिया। मतलब मेन रोल अदा कौन कर रहा है, बैसिलस तुरिंजेंसिस है। अब बैसिलस तुरिंजेंसिस रोल अदा कर रहा है तो अपन बात करते हैं बैसिलस तुरिंजेंसिस से क्या हो जाएगा, बैसिलस तुरिंजेंसिस अपने माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हो जाएगा। इसके बाद में अपने आता है नीम का तेल और पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है बेटा, क्राइसैंथेमम से प्राप्त होता है। क्राइसैंथेमम से क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। उसको अपन बॉटेनिकल पेस्टिसाइड कह सकते हैं, उसको अपन क्या कह सकते हैं बेटा, बॉटेनिकल पेस्टिसाइड कह सकते हैं। इसके बाद में आता है, ये सामान्यतः बेटा जो अपन माइक्रोबियल, जो सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में रहते हैं और उसके बाद में उनका ध्यान भटका हुआ रहता है, कहीं ना कहीं ध्यान भटका हुआ रहता है। अब तो मेरे हिसाब से ये बात तो सुनते हुए उनका ध्यान आ गया होगा कि हाँ सर के पास में आ गया। तो बेटा ऐसे बच्चों को कभी भी याद नहीं रहता है, चाहे कितना ही अच्छा पढ़ा दो उनको कभी भी याद नहीं रहता है। तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए, एकदम कंसंट्रेशन। अगर किसी भी बच्चे के साथ में अभी वो पढ़ रहा है, मेरी क्लास ले रहा है और उसके माइंड में कोई दोस्त चल रहा है या कोई और चल रहा है, तो बेटा वो भी कभी याद नहीं कर पाते। तो मेन इनमें जो अगर एक थीम काम करेगी तो वो कंसंट्रेशन। हाँ मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, पर वो जो मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको 100% आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे। तो बेटा इसमें मैं
कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, लक्षित कीटों को, जैसे कि सपोज करते हैं मैं ओनली पिंक बॉलवर्म, मैंने बीटी कॉटन तैयार किया, पिंक बॉलवर्म गुलाबी सड़न कीट ऑफ कपास, इसके लिए मैंने तैयार किया, मतलब वो लक्षित कीट के लिए ही क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, बाकी के लिए तो दोस्त होते हैं, मतलब वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बारे में आता है ये कीटों पर व्यापक प्रभाव डालता है और इनमें प्रतिकारी और विषैली विशेषताएं भी थोड़ी बहुत हो सकती है, तो ये क्या हो जाएंगे, बॉटेनिकल हो जाएंगे। इसके बाद में आती है बेटा अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो क्या है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो एक खेती की प्रणाली है, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, पोषक तत्वों को देने का ये क्या है, पोषक तत्व देने का संयोजन है। बेटा मैं आईएनएम, आईपीएम, आईडब्ल्यूएम इन सभी का हमेशा कॉन्सेप्ट बताता हूं कि आपके पास में जितने भी मेथड है उन मेथड्स को समन्वित रूप से आप क्या करो, यूज करो। आप ऐसे नहीं कि पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे, मृदा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे और फिर भी आप यूज किए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब भी यूज करना है तो समन्वित रूप से यूज करना है। तो देखिएगा जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जो कि पूरी तरह से क्या होती है, प्राकृतिक इनपुट पर, नेचुरल इनपुट्स पर क्या होती है, नेचुरल इनपुट्स पर कहीं ना कहीं निर्भर होती है। इसके साथ में ही समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन खेती में पोषक तत्वों के लिए जैविक, अजैविक और जैविक स्रोतों का क्या करता है, कहीं ना कहीं संयोजन करता है। तो अपन बात करते हैं, मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, समन्वित में सारे जितने भी मेथड्स है आपके पोषक तत्व देने का, उनका सभी का संयोजन कर देता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कि जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इसमें रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं और इसमें सीमित मात्रा में प्रयोग भी ले सकते हैं। आईएनएम में अपन उपयोग भी ले सकते हैं जो रासायनिक पोषक तत्व है, इसमें प्रतिबंध नहीं होता है, इसमें प्रतिबंध होता है। यह स्थिरता मृदा के स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी संतुलन पर जोर देती है, और ये कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की दक्षता, मृदा की उर्वरता बनाए रखने पर क्या होती है, कहीं ना कहीं केंद्रित होती है। तो आईएनएम और अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं फसल अपशिष्ट प्रबंधन किस प्रकार से जैविक खेती में महत्व है। फसल अपशिष्ट की बात करते हैं तो बेटा फसलों के द्वारा जो भी अपशिष्ट अपने को प्राप्त होता है, फसलों के जो भी रेसिड्यूअल है, उन रेसिड्यूअल का अपन किस प्रकार से महत्व समझ सकते हैं, किसमें बेटा, जैविक खेती में। मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार से है। फसलों के अवशेष आपको प्राप्त हो गए, अब फसलों के अवशेष से आप क्या कर दो, आप कहीं ना कहीं कंपोस्ट तैयार कर दो, क्या कर दो, कंपोस्ट तैयार कर दो। वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके कहीं ना कहीं जो फसल के अपशिष्ट है वो जैविक खेती में सहायक हो जाएंगे। तो देखिएगा ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, अपन इनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनको मिट्टी में मिला देते हैं या कंपोस्ट तैयार कर देते हैं। तो इससे क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है वो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले होता है इम्प्रूव सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब अपनी मृदा में है और मृदा में भाई साहब मिला देंगे तो मृदा में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, मतलब मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाएगा। अब मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा और उनका अपघटन होगा, अपघटन कौन करेगा, सूक्ष्म जीव करेंगे, और सूक्ष्म जीव करके पौधों को पोषक तत्व मिल जाएंगे। बेटा सारी चीजें कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म जीव पढ़ रहे हैं, अपघटन पढ़ रहे हैं, सारी चीजें आपस में रिलेट हो रही है, तो इससे आपका माइंड बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है। और सारे कॉन्सेप्ट जो अपन बात करते हैं ना कि वो में डब्ल्यू में क्वेश्चन आते हैं, बेटा सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। देखिएगा इम्प्रूव्स सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब इसमें क्या होता है, ये मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाता है और इससे कहीं ना कहीं मृदा का स्वास्थ्य भी सुधरता है और क्या होता है, उर्वरता बढ़ती है। फिर दूसरा आता है बेटा मृदा की, एक तो सॉइल स्ट्रक्चर सुधरती है और सॉइल टेक्सचर, टेक्सचर की बात करें मृदा का कणाकार, मृदा की संरचना भी क्या करता है, सुधारने का कार्य करता है। अपने को पता है ह्यूमस अपन डालते हैं तो ह्यूमस से क्या होती है, सॉइल की स्ट्रक्चर सुधरती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी अपन कहीं ना कहीं जैविक पदार्थ डाल रहे हैं, उनका अपघटन हो रहा है, तो ह्यूमस में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, सॉइल की स्ट्रक्चर बढ़ रही है और इसके साथ में उसकी बनावट भी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। इससे क्या होती है, कहीं ना कहीं मृदा का कटाव वगैरह भी कम होता है। इसके बाद में आता है सपोर्ट टू सॉइल ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा एक चीज बताओ, आप फालतू में बैठे हो,
आप पे फालतू में बैठे हो, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, और आपको अगर खाने को मिल जाए, एक कंडीशन तो वो है, एक अगर आपको खाने को मिल जाए और अच्छा काम मिल जाए, तो बेटा आप क्या करोगे, आप खुश कौन सी कंडीशन में रहोगे कि सर हम खुश रहेंगे, हमारे को अच्छा काम मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, उसमें अच्छे से खुश रहेंगे। तो बेटा सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मृदा में क्या रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं। अभी ये सूक्ष्म जीव जो है, अभी ये जो सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव कहीं ना कहीं क्या करते हैं, मृदा में क्या करते हैं, इनको क्या मिल जाता है, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है, उनका अपघटन करके खुद का भोजन वगैरह भी मिल जाता है, और इसके साथ में अपघटन कर देते हैं, तो सपोर्ट मिल जाता है सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मतलब ये क्या होते हैं, फसल अवशेष लाभकारी सूक्ष्म जीवों के लिए खाद्य प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है, और फिर वो जैसे ही उनको खाकर एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, वो अपने लिए क्या होगा, वो अपनी मृदा के लिए क्या होगा बेटा, बेटर होगा। अब इसके बारे में आता है वीड सप्रेशन। वीड सप्रेशन का मतलब होता है कि फसल अवशेष को खेत में छोड़ने के बाद में एक प्राकृतिक पलवार का क्या करता है, काम करता है। प्राकृतिक पलवार का काम करता है, नेचुरली अपनी अपने फसल के अवशेष कहाँ पर है, पूरी लेयर पर है, पूरी सोइल की लेयर पर है। अब सोइल के लेयर पर है तो बेटा अपने को पता है कि अपने अगर मृदा की लेयर पर कोई भी घास फूस वगैरह होता है तो उससे क्या नहीं होता है, उससे खरपतवार ग्रो नहीं होती है, उससे खरपतवार ग्रो नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, वीड सप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में आता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। मतलब अगर अपन बात करते हैं पोषक तत्वों का चक्रण बना रहता है, पोषक तत्वों का क्या बना रहता है बेटा, चक्रण बना रहता है। चक्रण कैसे बना रहता है समझना बेटा ध्यान से। जैसे कि ये अपनी फसल है, अब ये अपनी फसल है तो इसका अपन क्या कर लिए, कट कर लिए, अब इसके कोई भी अवशेष है ये मृदा में, ये मृदा में इनका अपघटन होगा, अपघटन होने के बाद में क्या होगा, मृदा को पोषक तत्व मिलेगा, पोषक तत्व मिलने के बाद में इससे बीज आएगा, बीज आएगा तो मृदा में लगाएंगे, और ये पोषक तत्व इस पौधे को वापस मिल जाएंगे, फिर ये ग्रो हो जाएगा, फिर अपघटन हो जाएगा, फिर पोषक तत्व मिल जाएंगे, और फिर ये जो चक्कर है ये बना रहता है। तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी मदद करता है। अब एनपीओपी की स्ट्रक्चर बता देता हूँ, और बेटा इससे बेटर मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत बेटर आपको स्ट्रक्चर समझा दूंगा मैं एनपीओपी की, जो कि मैंने आपके लिए लिख रखी है कंप्लीट, और वो भी चार्ट के माध्यम से है। ठीक है, तो उसको समझा दे। कौन कौन साथी चाहता है कि सर हमारे को जो एनपीओपी की स्ट्रक्चर समझानी है वो कहीं ना कहीं चार्ट के माध्यम से समझानी है, तो बेटा सबसे पहले इधर लिखो, अपन बात करें एनपीओपी है, इधर क्या आ जाएगा, एनपीओपी आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर, भारत सरकार लिख दो। भारत सरकार के अंतर्गत बेटा दो मंत्रालय आते हैं मेनली। ठीक है, यहां से अभी स्टार्ट हो रहा है। भारत सरकार के अंतर एक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्योंकि अपन बात करें कि बेटा जो अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, सपोज करूंगा मंत्रालय, ठीक है, अपने पास में कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो अपन ने खेती करके किया, तो वो कहीं ना कहीं बाद में किस में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उद्योगों में तो जा रहा है, उद्योगों में जाएगा, मतलब उद्योगों में जाएगा एक तो, और एक इधर क्या है, कृषि, कृषि व कल्याण मंत्रालय या कृषि मंत्रालय लिख लो आप, तो कृषि मंत्रालय लिख लो। ठीक है, ये दो प्रकार के मंत्रालय। अब ये दोनों प्रकार के मंत्रालय क्या करते बेटा, ये तो कहीं ना कहीं एनपीओपी, इसके अंतर्गत तो लिखना एनपीओपी, और इसके अंतर्गत लिखना बेटा एनएडब्ल्यूपी। क्या लिखना है, एनएडब्ल्यूपी लिखना है। मतलब इसका लिख सकते हो आप जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक, और इसके क्या हो जाएगा बेटा, राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति एवं कार्यक्रम। ठीक है, ये लिख लेना आप, हिंदी में लिख लेना। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय तकनीक समिति, इसके अंतर्गत क्या आती है, राष्ट्रीय तकनीक समिति, या एक बार सारे लिख लो फिर इसके बाद में समझा दूंगा, तकनीक समिति। इसके बाद में अपने आता है बेटा इधर राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति, मूल्यांकन समिति। इसके बाद में आता है इधर अपन बात करते हैं, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं बेटा, ये दोनों मिलाकर एक और बनाते हैं, यहाँ पर एक समिति आएगी जिसको राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति। ठीक है, राष्ट्रीय संचालन समिति, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है बेटा, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, ये इससे कनेक्टेड है।
ये भी किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है राष्ट्रीय प्रत्याशन, प्रत्याशन नीति। ठीक है, ये इधर कर दो, ये भी इधर कर दो। ठीक है, इसको भी गोले में बंद कर देते हैं। इसके बाद में आता है निरीक्षण, या निरीक्षण भी लिख सकते हो, एंड प्रमाणीकरण एजेंसी, एजेंसी। इसके बाद में आता है तीन चीजें आती है, एक फार्मर आ जाए, फार्मर्स, दूसरा आ जाएगा ऑपरेटर्स, प्रोसेसर्स। क्या आ जाएगा बेटा, प्रोसेसर्स आ जाएगा। ऑपरेटर्स आ गया, फार्मर्स आ गया, और इसके साथ में क्या आ गया बेटा, प्रोसेसर्स आ गया। तो देखो भारत सरकार के द्वारा अपन बात करते हैं, एनपीओपी की बात करते हैं, तो किस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर होती है इसकी, देखना ध्यान से समझना कि इसमें क्या होता है। भारत सरकार के अंतर्गत दो मंत्रालय आते हैं, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आपको पता है उद्योगों में भी तो अपन ने जैसे कृषि का कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर लिया, अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपन ने बना लिया और उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को अपन उद्योगों में बेच दिया। अब क्या पता उद्योगों में उसको उसको कहीं ना कहीं केमिकल वगैरह यूज कर ले उसके लिए प्रोसेसिंग वगैरह में, तो वो भी तो डिपेंड करता है। तो दो मंत्रालय आते हैं, दोनों मंत्रालय मिलकर एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन करते हैं, और इसके अंतर्गत आते हैं एनपीओपी और इसके अंतर्गत आते हैं एनएडब्ल्यूपी। और फिर इन दोनों के अंतर्गत ये राष्ट्रीय तकनीकी समिति आती है, इसके अंतर्गत आती है राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति। ये दोनों एक नीति बनाते हैं मिलकर, और उसका नाम है राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति। इसके अंतर्गत निरीक्षण की टीम आती है, प्रमाणीकरण की जो एजेंसियां आती है, जो कि क्या करती है, कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण करती है। तो क्या आ जाएगी बेटा, निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसियां आ जाएगी। और ये किसको करेगी, कोई भी फार्मर्स कोई भी प्रोडक्ट है उसको करेगी, कोई भी ऑपरेटर्स कोई भी कंपनी वगैरह में कोई भी ऑपरेटर है वो कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका क्या करेगी, उसका कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण करेगी। कोई भी प्रोसेसिंग कर रहा है जैसे कि कोई उद्योग वगैरह है, तो उसका क्या करेगी, क्या करेगी बेटा, उसका कहीं ना कहीं प्रमाणीकरण करेगी। पहले क्या करेगी, पहले निरीक्षण करेगी और फिर क्या करेगी, उसका प्रमाणीकरण करेगी। तो ये क्या होती है, एनपीओ की क्या होती है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बना लो। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे क्यों। ठीक है, अब देखो बेटा एनपीओपी की जो कार्य संचालन है वो मैंने पूरा बना दिया है। एनपीओपी की बात करते हैं, फुल फॉर्म मैंने वैसे नहीं बताई, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं, इसमें सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमन इंडस्ट्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब व्यापार और उद्योग मंत्रालय, एक कृषि मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या हो जाएगी। तो वो वाली याद रखना, बस जो मैंने बताई वो वाली स्ट्रक्चर याद रखना, जो मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताए इससे मिलकर ये बना होता है, इसके अंतर्गत ये आती है। वो भी बनाया होगा ना तो आराम से आपके नंबर देगा। ठीक है, वो बनाकर कुछ चीजें नीचे लिख देना और इसकी फुल फॉर्म लिख आना, एनपीओपी की काफी है। अब इसके बाद में आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके मेथड्स बताने हैं मल्टीप्लेक्शन के। मतलब इसका बहुगुणन आपको करना है, तो इसके कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा बीजीए क्या है बेटा, साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एक समूह है। क्योंकि ये ग्रीन है बेटा, कैसा है, ग्रीन है, तो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और कहीं ना कहीं नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विभिन्न जल पर्यावरण में पाया जाता है। जैसे कि धान में मुख्यतः ये पाया जाता है, धान में पाया जाता है, जलमग्न कंडीशन में पाया जाता है, जलमग्न कंडीशन में ये पाया जाता है। और वे अपनी नीली रंगत के लिए क्या होते हैं, कहीं ना कहीं फाइकोसाइनिन जो पिगमेंट है इससे क्या करते हैं, ये पहचानते हैं, और क्लोरोफिल ए के साथ में मिलकर प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो ये अपने इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद में देखो साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी पर क्या होते हैं, कुछ पुराने जीवों के नाम से भी, जीवों में से भी माना जाता है, अरबों वर्ष पहले से ये क्या है, मौजूद है। इसके साथ में ही साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत आता है। कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है, उसमें केंद्रक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ये याद रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं बेटा।
इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस में देखो नील हरित शैवाल का उपयोग अगर अपन करते हैं तो जैविक खेती में अपन करते हैं, और नाइट्रोजन का साइकिल, मतलब ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है और पोषक तत्वों के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाने के लिए और जलमग्न क्षेत्रों में ये ज्यादातर उपयोगी होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं कृत्रिम उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है, जैसे कि चावल की खेती में ये क्या होती है बेटा, चावल की खेती में अपने इसको यूज लेते हैं। बेटा ध्यान से समझ लेना, कृत्रिम का मतलब है आर्टिफिशियल रूप से अपने को यूज नहीं करना पड़ेगा। किसमें यूज नहीं करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल रूप से अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहीं ना कहीं जो अपने जो फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल फर्टिलाइजर या जो भी है वो अपने को यूज नहीं करना पड़ेगा नाइट्रोजन के लिए, अगर बीजीए दे देते हैं तो। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने आता है कि मेथड्स ऑफ मल्टीप्लेक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें मेथड्स में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं, और इसके साथ में कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के द्वारा ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये गुणन करते हैं। तो बेटा ये तो कहीं ना कहीं जो रिप्रोडक्शन के जो सामान्य से जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वही मेथड है। तो इनके द्वारा ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी संख्या में गुणन करते हैं। अब इसके बाद में अपन चलते हैं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए। अगर अपने को कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या देना है बेटा, बढ़ावा देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या देना है, बढ़ावा देना है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम अपने को उठाने हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। मतलब अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या देना है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना है। तो बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले होता है बेटा जागरूकता अभियान। पहला क्या हो जाएगा, जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन आ जाएगा। मतलब बात करते हैं तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने को किसानों और उपभोक्ताओं को क्या करना है बेटा, जागरूक करना है। जैविक खेती की इंपॉर्टेंस बतानी है, इसका महत्व बताना है कि इसके प्रयोग से ये हो रहा है, और जो केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं उससे ये होता है। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को जागरूक करना है। गवर्नमेंट को सब सपोर्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं सब्सिडी लानी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पता है कि इसमें कॉस्ट ज्यादा लगती है, यील्ड कम प्राप्त होती है। तो अगर इसके लिए कहीं ना कहीं क्या दिया जाता है बेटा, इसके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट किया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, तो इससे बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को। फिर इसके बाद में आती है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब अगर अपन बात करते हैं कि अगर ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे खरपतवारों का कर सकते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवा सकते हैं, और कैसे अपन अपनी यील्ड को बनाए रख सकते हैं, इसके लिए अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगा। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में आता है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। मतलब अगर अपन बात करें, ये बहुत बड़ी समस्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई व्यक्ति कर भी ले, पर उसमें क्या होता है, सर्टिफिकेशन में बहुत क्या होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है, अगर उसको प्रमोशन मिलता है, उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है, तो इससे क्या होता है, जैविक खेती को क्या मिलता है बेटा, बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में आता है रिसर्च एंड इनोवेशन। मतलब इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अगर रिसर्च हो, इस पर कहीं ना कहीं इनोवेशन हो, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है बेटा, इससे कहीं ना कहीं जैविक खेती को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जैविक खेती पर रिसर्च होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है मार्केट डेवलपमेंट। बेटा अपने को पता है कि अपने नॉर्मल प्रोडक्ट बिक जाते हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट बिक जाते हैं, पर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं एक मार्केट डेवलप हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या काफी क्या रहता है बेटा, काफी फायदेमंद रहता है। वो किसके लिए फायदेमंद रहता है, वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद रहता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रमोटिंग ऑर्गेनिक इनपुट्स। ऑर्गेनिक इनपुट्स की बात करते हैं तो जैविक जो इनपुट होते हैं,
जैविक इनपुट जो होते हैं कि सर जैविक इनपुट कैसे? बेटा अपने को पता है, अपन जो भी खेती करने के लिए जो भी बीज वगैरह यूज में ले रहे हैं, जो भी फर्टिलाइजर यूज में ले रहे हैं, सिंचाई यूज में ले रहे हैं, जो भी यूज में ले रहे हैं, तो बेटा उनको अपन इनपुट कहते हैं। और ये इनपुट जब क्या हो, केमिकल फ्री हो, तो उनको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर अपन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक इनपुट्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट वगैरह हो गया, इनको अगर अपन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और सिंथेटिक रसायनों का अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या मिलता है बेटा, बढ़ावा मिलता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट आता है कोलैबोरेशन विद एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों के साथ में सहयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या कर सकते हैं बेटा, बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि वित्तीय सहायता वगैरह लेकर। तो बेटा ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद में आता है जैविक उत्पादों के भंडारण व परिवहन के लिए विनिर्देश आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा, जैविक उत्पादों के भंडारण व परिवहन के लिए क्या आ जाएंगे, विनिर्देश आ जाएंगे। और बात करते हैं कि अपने जो क्या होते हैं बेटा, अपने पास में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स का अपन भंडारण, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं परिवहन के लिए क्या क्या चीजें अपने को फॉलो करनी होती है, क्या क्या चीजें अपने को फॉलो करनी होती है, क्या क्या चीजों का अपने को ध्यान में रखना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भंडारण करना है, या फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन करना है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा स्टोरेज कंडीशन, मतलब सबसे पहले अपन जो भी स्टोर कर रहे हैं, वो स्टोर कैसी स्थिति में कर रही है, भंडारण क्षेत्र में कोई कीट तो नहीं है, वो स्वच्छ जगह तो है, वो ठंडी और सूखी तो है, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। वहां पर कोई रसायन वगैरह तो नहीं है, वहां पर कोई रसायन वगैरह तो नहीं है, मतलब अपने को कॉन्टामिनेशन से कहीं ना कहीं बचना है। और इसके साथ में ही ठंडी सूखी और स्वच्छ जगह पर ये क्या करना है, स्टोरेज करना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टोरेज कंडीशन हो जाएगा। इसके बाद में आता है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। क्या आती है, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, मतलब अगर अपन पैकेजिंग के लिए कोई भी सामग्री यूज में ले रहे हैं, पैक करने के लिए कोई भी सामग्री यूज में ले रहे हैं, तो वो सामग्री क्या होनी चाहिए बेटा, वो रसायन मुक्त होनी चाहिए। वो सामग्री कैसी होनी चाहिए, रसायन मुक्त होनी चाहिए, तभी तो अपना क्या होगा, तभी तो अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेटा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में भी कई बार क्या होती है, निरीक्षण होते हैं, और इसके बाद में ही उसको ऑर्गेनिक घोषित किया जाता है। तो ये भी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इसके साथ में ही उस पर प्रमाणन, मतलब उसका लोगो वगैरह भी होना चाहिए बेटा, उसकी क्वालिटी तो तभी बता पाएंगे अपन कि ये जैविक है, जैविक उसका लोगो से ही तो अपने को पता चलेगा। इसके बाद में आता है टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब जहां पर भी अपन स्टोर वगैरह कर रहे हैं, तो बेटा उसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि कृषि में ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाले होते हैं। तो इसमें देखो कुछ जैविक उत्पादों के लिए विशेष रूप से नाशवान फल सब्जियां, और इसके साथ में डेयरी उत्पादों के लिए भंडारण और परिवहन के दौरान उचित तापमान रखना है, उचित तापमान रखना है। क्या रखना है बेटा, उचित तापमान रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन। ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं, तो परिवहन की स्थिति क्या आ जाएगी बेटा, परिवहन की स्थिति आ जाएगी। मतलब अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन, किसकी बात करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन आती है, परिवहन की स्थिति आती है। मतलब इसमें जैविक उत्पादों को ऐसे वाहनों में परिवहन किया जाना चाहिए। परिवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए कहीं ना कहीं अपने को जो परिवहन की जो स्थिति है, वो कैसी होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, जिससे अपना प्रोडक्ट क्या रहे, स्वच्छ रहे, और इसके साथ में अच्छी तरह से क्या हो, कहीं ना कहीं हवादार। और जो संदूषण, संदूषण की बात करते हैं, कॉन्टामिनेशन, कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है कोई अन्य कोई रसायन वगैरह से कॉन्टामिनेशन वो नहीं होना चाहिए, संदूषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्द्रता वगैरह, तापमान वगैरह, ये स्थितियां बनी रहनी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में। इसके बाद
में आती है दस्तावेजीकरण और पता लगाने की क्षमता। मतलब जैविक उत्पादों के परिवहन के दौरान उचित दस्तावेजीकरण होना चाहिए। इसमें जैविक प्रमाणन है, उत्पाद की उत्पत्ति, परिवहन का इतिहास क्या होना चाहिए, कंप्लीट शामिल होना चाहिए। ठीक है, वो अपन शामिल रखेंगे, वो सारी चीजें रखेंगे, तभी अपने प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, तभी अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक घोषित किया जाएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आती है हैंडलिंग प्रोसेस। जैविक उत्पादों को सावधानी से संभालना चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान या संदूषण नहीं हो। मतलब जैविक जो उत्पाद है उसको सावधानी से संभालना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई भी नुकसान या संदूषण नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगी, हैंडलिंग प्रोसीजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हैंडलिंग प्रोसीजर हो जाएगी, हैंडलिंग प्रक्रिया हो जाएगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है 7 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा कि जैविक कृषि उत्पाद की गुणवत्ता प्रमाणीकरण और मान्यता की प्रक्रिया के बारे में बताओ। गुणवत्ता के बारे में, प्रमाणीकरण के बारे में और मान्यता प्रक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जैविक उत्पाद की, किसके बारे में बेटा, जैविक उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में, कि जैविक उत्पाद की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जैविक कृषि में सिंथेटिक रसायनों और जैविक रूप से संशोधित या हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग बिना खाद्य उत्पादन पर जोर दिया जाता है। मतलब मैंने कहा कि इसकी गुणवत्ता के बारे में बताना है। गुणवत्ता में सबसे पहली गुणवत्ता तो यही है कि इसमें बिना किसी केमिकल के अपन क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो अपने कहीं ना कहीं सिंथेटिक रसायनों वगैरह का अपन क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, खाद्य उत्पादन पर क्या देंगे, जोर देंगे। तो अब देखो इसके बारे में आता है जैविक कृषि उत्पाद की गुणवत्ता कई कारकों पर क्या होती है, आधारित होती है, जिनमें निम्नलिखित है। सबसे पहले क्या आता है बेटा, सोइल है। सबसे पहला क्या आता है, सोइल हेल्थ आता है। मतलब अगर अपन बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य की, किसकी बात करते हैं, मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जैविक खेती मृदा स्वास्थ्य को सबसे पहली प्राथमिकता देती है। मतलब अगर अपन बात कर रहे हैं जो रसायनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपन की मृदा कहीं ना कहीं बंजर ना हो जाए, मृदा का स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहली गुणवत्ता हो जाएगी बेटा, मृदा का स्वास्थ्य क्या रहता है, वो कहीं ना कहीं सही रहता है, उर्वरता बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। फिर आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। क्या आ जाएगा बेटा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आ जाएगा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि इसमें अपन क्या करते हैं, जो पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं, वो कहीं ना कहीं जैसे कि जैविक उर्वरक, खाद, गोबर वगैरह, इनका प्रयोग करके ही अपन क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं, पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आ जाएगा पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। क्या आ जाएगा, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल आ जाएगा। मतलब इसमें कीट और रोग नियंत्रण बात करते हैं। तो जैविक खेती सिंथेटिक कीटनाशकों से बचती है और इसके बजाय प्राकृतिक तरीकों का क्या करती है, प्रयोग करती है। और जैविक खेती में नियंत्रण एजेंट वगैरह, फसल चक्रण वगैरह, इनका प्रयोग करते हैं। मतलब अपन बात करते हैं जैविक खेती में जो कीट और रोगों का जो नियंत्रण होता है, इनका जो कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं किससे करते हैं, अपन जैविक उत्पादों से ही करते हैं। इसमें भी केमिकल का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। इसके बाद में अपने आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की बात करें, जब जैविक खेती अपन करते हैं तो बेटा इससे जो जैविक विविधता है, जो जीवों में जो विविधता है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, बढ़ती है। मतलब पौधों में विविधता बढ़ती है, और विविधता या डाइवर्सिटी आप सभी को पता है, ये कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर आ जाएगा डाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा बेटा, डाइवर्सिटी हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी कहीं ना कहीं जो सारी प्रोसेस है गुणवत्ता से रिलेटेड, वो हो जाएगी। अब इसके बाद में आती है प्रमाणीकरण में कई चरण शामिल होते हैं, कई चरण शामिल होते हैं। इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आ जाएगा सर्टिफिकेशन, लेबलिंग। अब मैं आपको वो चरण बता देता हूँ बेटा, वो कहीं ना कहीं स्टेप्स बता देता हूँ। ठीक है, वो स्टेप्स लिख लेते हैं अपन, इजी सी लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए और याद करने में भी क्या रहे बेटा, आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या करेंगे कि सर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एक सुटेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सुटेबल सर्टिफायर
मतलब एक सुटेबल सर्टिफायर की क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में सबमिट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अपन क्या करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एप्लीकेशन में अपन एक तो फार्म की हिस्ट्री, अपना जो फील्ड है उसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री उसका मैप, और इसके साथ में ही अपन उसका रिकॉर्ड क्या करते हैं, लेकर जाते हैं अगले के पास में। इसके बाद में ये सबमिट करवाने के बाद में थर्ड प्रोसेस अपनी होती है, जिसमें क्या होता है, रिव्यू एप्लीकेशन क्या आती है, अभी मैं समझा दूंगा रिव्यू एप्लीकेशन क्या होता है। रिव्यू एप्लीकेशन, इसके बाद में आता है बेटा अपने आता है शेड्यूलिंग ऑफ इंस्पेक्शन। इसके बाद में आ जाएगा वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। फाइनल रिव्यू, फिर आ जाएगा सर्टिफिकेशन। मतलब सबसे पहले बेटा अपने को कोई भी प्रोडक्ट क्या करवाना होगा, अपने को कोई भी प्रोडक्ट प्रमाणीकृत करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक सुटेबल सर्टिफायर को क्या करते हैं, सुटेबल सर्टिफायर को कहीं ना कहीं एक सेलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आता है सबमिट ऑफ ए एप्लीकेशन, मतलब अपन क्या करवाते हैं, एप्लीकेशन का क्या करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं कि सर एप्लीकेशन कौन सी हो जाएगी, बेटा आप अपने फील्ड में कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वहां पर प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें फार्म की हिस्ट्री, फार्म का मैप और फार्म का रिकॉर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड कहीं ना कहीं आपको उसका रखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबमिट ऑफ ए एप्लीकेशन। ये आपको जहां पर भी जो भी सर्टिफायर आपका जो कि सर्टिफाई करेगा, आपके प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देगा, तो बेटा उसको अपन क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन जमा करवाएंगे। अब वो एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ निकाल देता है, अब वो एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ निकाल लेता है कि ये आपको सही करना है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको रिव्यू करोगे, एप्लीकेशन को क्या करोगे, रिव्यू करोगे, और रिव्यू करने के बाद में मतलब वो फाइनल कर देगा कि एप्लीकेशन आपकी बिल्कुल सही है, अब आप इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। इसके बाद में वो आपको शेड्यूल देगा, वो एक पेज निकाल कर आपको देगा कि मैं सबसे पहले आऊंगा जब आपकी बुआई होगी उस टाइम आऊंगा, इसके बाद में जब आपकी फ्लावर स्टेज होगी तब आऊंगा, और इसके साथ में ही जब आपकी कटाई होगी तब आऊंगा, जब आपकी स्टोर होगा तब आऊंगा, इसके साथ में पूरा शेड्यूल वो दे देगा। अब वो शेड्यूल दे देगा इंस्पेक्शन का, अब अपन उनमें क्या करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं इंस्पेक्शन करवाएंगे, और जैसे कि पहले आया बुआई के समय वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन के बाद में डन कर देगा कि बिल्कुल सही है, इसके बाद में दूसरी स्टेज पर आएगा, वेरिफिकेशन कर देगा, लगभग 6-7 बार आता है। इसके साथ में वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, मतलब जब भी निरीक्षण के लिए आएगा तो वो वेरिफिकेशन करता जाएगा, अगर वेरिफिकेशन के दौरान कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको रिव्यू के लिए दे देगा कि ये आपको सही करना है, फिर वो दोबारा से देख के उसको क्या कर देगा, वेरिफिकेशन कर देगा। अगर इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में आते हो तो आपके पास में हाथ में क्या होता है बेटा, सर्टिफिकेट होता है, मतलब आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है बेटा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो यही आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर स्टेप्स पूछ ले तो बेटा इसके बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा, ये पूरी स्टेप्स आपको याद करनी है, तो लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इस पीडीएफ में नहीं है। इसके बाद में आती है कि जैविक प्रमाणन के लिए मान्यता, मतलब क्या हो जाएगा, मान्यता की बात करते हैं, कौन कौन सी मान्यता है, तो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन की, बात कर ली है, वो एप्लीकेशन इवोल्यूशन वो सारी चीजें आ जाएगी, तो इसमें आपको यहीं पर क्या करना है, स्किप करना है, क्योंकि सारी चीजें मैंने लिखवा दी। अब इसके बाद में आता है जैविक खेती में फसल उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यकता है, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको जैविक क्या करना है, जैविक उत्पादन करना है फसलों का, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स के अपन क्या करेंगे,
करेंगे, बात करेंगे कि फसल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई साहब अगर आप कोई भी फसल लगा रहे हो, जैविक खेती कर रहे हो, तो सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं सॉइल फर्टिलिटी। मतलब अपनी मृदा की क्या होनी चाहिए बेटा, अपनी मृदा कहीं ना कहीं उर्वर होनी चाहिए, उसमें पोषक तत्व होने चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहला हो जाएगा सोइल फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और कहीं ना कहीं जैविक खेती में सोइल की फर्टिलिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसमें सारी चीजें ये मैं हर पॉइंट में बता के आया हूँ, तो मेरे हिसाब से ये डिटेल से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपको भी बताया। अब सोइल फर्टिलिटी का रिलेटेड किससे होता है, रिलेशन किससे होता है कि सर कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट से होता है। न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो क्या फसल की वृद्धि हो पाएगी कि सर नहीं हो पाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं सोइल फर्टिलिटी हो जाएगा, और इससे जो अपने मृदा का स्वास्थ्य और उर्वरता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक तरीकों पर, ना कि केमिकल पर डिपेंड नहीं होते हैं, तो प्राकृतिक तरीकों से सबसे पहली रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, जो कि सोइल की फर्टिलिटी पहली रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी आती है यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट, मतलब अपन जो क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने को ऑर्गेनिक इनपुट से क्या करना है, यूज करने के। सर ऑर्गेनिक इनपुट की बात करें तो बेटा इनपुट किसे कहते हैं, जो भी आप यूज लेते हो, हर्बिसाइड यूज में लेते हो, इंसेक्टिसाइड यूज में लेते हो, फर्टिलाइजर यूज में लेते हो, तो उनको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, उनको इनपुट कहते हैं। और वो इनपुट कैसे होनी चाहिए, वो अपने ऑर्गेनिक होनी चाहिए। वो इनपुट कैसे होनी चाहिए बेटा, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, जैविक खेती सिंथेटिक रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचती है, और इसके साथ में इसके बजाय वो क्या करती है, वो पोषित करने के लिए कहीं ना कहीं जैविक इनपुट्स का क्या करती है, यूज करती है। मतलब कहीं ना कहीं रसायनों का कम प्रयोग करके और किसका यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक इनपुट्स का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑर्गेनिक हो गया। इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन एंड डाइवर्सिटी हो जाएगा कि क्रॉप रोटेशन जैविक खेती में क्या है, एक आवश्यक अभ्यास है, मतलब बोले तो एक आवश्यक प्रैक्टिस है, एक क्या हो जाएगा, आवश्यक प्रैक्टिस है। और इसके साथ में ही अपने को क्या करना है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या होती है बेटा, जो मृदा की उर्वरता है, जो सोइल की फर्टिलिटी है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है, बनी हुई रहती है, और इसके साथ में ही डाइवर्सिटी बनी रहती है। अगर अपन क्रॉप रोटेशन अपनाते तो, और डाइवर्सिटी क्या है बेटा, डेवलपमेंट अगर करना है तो डाइवर्सिटी होना जरूरी है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वाटर का मैनेजमेंट। अब अपन बात करें जैविक खेती अपन कर रहे हैं, तो इसमें जल संसाधन भी अपने पास में होना चाहिए, और वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है फसल को। तो फसल को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वही तो बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन बात करते हैं जो फसल पोषक तत्व लेती है, फसल पोषक तत्व लेती है, वो किस रूप में लेती है, वो कहीं ना कहीं गोल के रूप में लेती है, और गोल के रूप में जब पोषक तत्व लेती है तो भाई साहब वाटर जरूरी है, तो वाटर मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है अगर पेस्ट लगते हैं या डिजीज लगती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसका मैनेजमेंट आपको जैविक विधि से करना है। या तो आपको क्या लेने हैं, कहीं ना कहीं बॉटनिकल पेस्टिसाइड यूज में लेने हैं, या इसके साथ में ही आपको कौन से लेने हैं, माइक्रोबियल यूज में लेने हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्या होते हैं बेटा, जैविक होते हैं। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, रसायनों से आपको बचना है इनका नियंत्रण करने के लिए। फिर आता है सीड सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो सीड अपन लेते हैं ना बेटा, वो रसायनों से मुक्त लेते हैं कि सर इसमें कौन सा रसायन आ जाएगा। अरे बेटा ट्रीटमेंट तो करते हो, इसको उपचार तो करते हो, तो वो उपचार किया हुआ नहीं रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, तो सीड का सिलेक्शन हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके बाद में आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन। मतलब अगर अपनी जो कोई भी फसल है, फसल का प्रोडक्शन कर लिया, फसल के प्रोडक्शन के बाद में अपने को रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेशन की। किसकी जरूरत होती है बेटा, सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। तो बाजार में जैविक उत्पादों को बेचा जाने के लिए फार्म को जैविक मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। सर्टिफिकेशन की प्रोसेस मैंने बता दी है। तो क्रॉप के लिए ये क्या होती है बेटा, रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जैविक जो अपनी खेती है उसके प्रति वैश्विक परिदृश्य क्या है, वर्तमान में राजस्थान में जैविक खेती की संभावनाएं बतानी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं। ग्लोबल सिनेरियो की मैं आपको जनरली ऐसे ही अगर समझाने की कोशिश करूं तो बेटा आज आप समझिएगा। मतलब विश्व में अपन बात करें, ज्यादातर देशों में क्या हो रहा है, ज्यादातर देशों में केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है।
अब क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कैंसर जैसी कई सारी बीमारियां आ रही है जो कि कहीं ना कहीं खान पीन के माध्यम से हो रही है, और खान पीन में क्या हो रहे हैं, केमिकल्स को बढ़ावा मिल रहा है, और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं मिल रहा है। और इसके साथ में ही ये क्यों हो पा रहा है, ये हो पा रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अधिक क्या नहीं है बेटा, डिमांड नहीं है, अधिक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व में क्या हो रहा है बेटा, जैविक जो उत्पाद है उनकी तेजी से क्या हो रही है, जैविक खेती की क्या हो रही है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है। राज्य अमेरिका अमेरिका की बात करें, जर्मनी, भारत जैसे जो देश है उनमें कहीं ना कहीं जैविक खेती में क्या हो रही है, अभी कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, बात करें अपने इंडिया में, तो इंडिया में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसको बढ़ावा मिल रहा है, बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो कई सारी नीतियां भी लेकर आए हैं, एनपीओपी है जो भी इंडिया का है, तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जैविक उत्पादों का जो वैश्विक बाजार है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। इसके बाद में आता है स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या हो रहा है बेटा, स्कोप कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप बढ़ रहा है, क्योंकि अपन बात करते हैं कि राजस्थान में क्या है बेटा, संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि शुष्क जलवायु है, और शुष्क जलवायु और विविध कृषि जलवायु है, तो इसके साथ में जैविक खेती की क्या होती है, कहीं ना कहीं मांग बढ़ती है। और राज्य में एक सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है जहां पर गेहूं, जो दलहन, तिलहन फसलें उगाई जाती है। और रासायनिक क्षेत्र जो रसायन होते हैं उनका प्रयोग भी अपन करते हैं, कम करते हैं, तो इससे क्या होती है, राजस्थान में कहीं ना कहीं इनकी क्या है बेटा, संभावना है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, जो अपन बात करते हैं तो जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्रों में केमिकल्स का भी प्रयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का अपन प्रयोग करके और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना सकते हैं, खाद वगैरह, गोबर की खाद वगैरह, ये क्या होती है, प्रचुर मात्रा में, विभिन्न प्रकार की जलवायु होती है, तो ये क्या है बेटा, संभावना है। चैलेंजेस की बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस है, तो सबसे पहले तो बेटा जल संकट है। क्या है, सबसे पहले तो जल संकट, पॉइंट बना बना कर लिखिए आना, पहले तो जल संकट आ जाएगा। फिर इसके साथ में अपन बात करें, जागरूकता कम है, क्या है बेटा, जागरूकता कम है। और जागरूकता के साथ साथ में ही बात करें, जो प्रमाणन की बात करें, जो विपणन की बात करें, मतलब सर्टिफिकेट मिलने की और इसके साथ में मार्केटिंग करने की सुविधाएं क्या है बेटा, कम है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में अपन बात करें तो राजस्थान मान लो या अपने इंडिया मान लो, इसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे अवसर क्या हो रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं जो खान पीन के माध्यम से कई सारी बीमारियां बढ़ रही है, और इन बीमारियों से बचाव करने के लिए अपने को कहीं ना कहीं किसको बढ़ावा देना जरूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है नेक्स्ट पेपर। नेक्स्ट पेपर में सबसे पहले डेफिनेशन है बायो फर्टिलाइजर की, किसकी आती है, बायो फर्टिलाइजर की होती है। बायो का मतलब क्या होता है बेटा, जैव, जैव की बात करें तो जीव होता है, क्या होता है बेटा, जीव होता है। अब इस जीव की अपन बात करते हैं तो इस जीव मतलब वे जीव जो कि क्या करते हैं, जो कि जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि क्या होते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, और ये कहीं ना कहीं पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाते हैं, पोषक तत्व की क्या करते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायो फर्टिलाइजर हो जाएगा। तो देखिएगा, जैव उर्वरक प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, और जिनमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ाकर मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा को क्या करते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, बायो फर्टिलाइजर। एग्जाम्पल की बात करता हूं तो राइजोबियम आ जाएगा। राइजोबियम जीव है जो कि क्या करते हैं, मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाता है। एजोटोबैक्टर आ जाएगा, एजोटोबैक्टर आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जैसे कि राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा वगैरह हो जाएगा। फिर आता है बायोडायनामिक एग्रीकल्चर, क्या होती है बेटा, बायोडायनामिक एग्रीकल्चर होती है, ये कहीं ना कहीं कृषि पंचांग पर आधारित होती है, ये याद रखना बेटा। जब कृषि पंचांग पर आधारित अपन कोई खेती करते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, उसको कहीं ना कहीं जैव गतिकी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, जैव गतिकी कहते हैं। और जैव गतिकी एक समग्र पारिस्थितिकी और नैतिक दृष्टिकोण है, जो कि खेत को एक आत्मनिर्भर जीव के रूप में देखा जाता है। ये ज्योतिषों के आधार पर, और इसके साथ में एक वर्ड लिख लेना, कृषि पंचांगों पर आधारित होती है, कृषि पंचांगों पर क्या होती है, आधारित होती है। तो ये आपको लिखना है, इस पर आधारित खेती को ही क्या कहते हैं, बायोडायनेमिक कहते हैं। लाइव मल्च की डेफिनेशन मैंने पिछले पेपर में करवा दी थी, ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है।
इसके बाद में आती है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। एक क्या होती है बेटा, बल्कि होती है और एक कंसंट्रेटेड होती है। कंसंट्रेटेड या सांद्रित भी बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, सांद्रित बोलते हैं। बेटा सांद्र की बात करता हूं तो सांद्र में क्या होता है, सांद्र में कहीं ना कहीं जैसे कि जो रक्त की खाद आ जाएगी, ठीक है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोई खली वगैरह आ जाएगी, तो वो क्या होती है, सांद्रित होती है। सांद्र का मतलब होता है अपन कम मात्रा में यूज लेते हैं और इसके साथ में ही कम मात्रा में यूज लेंगे, पोषक तत्व अधिक मिलेंगे। मतलब अपन मात्रा कम लेंगे उसकी और पोषक तत्व अधिक मिलेंगे, तो वो क्या होती है, वो कहीं ना कहीं संतरित खाद्य होती है। और इसके साथ में एक होती है बल्कि, क्या होती है बेटा, बल्कि होती है। बल्कि की अगर बात करते हैं तो इसमें मात्रा क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं, जैसे कि गोबर की खाद आ गई। दोनों में याद रखना, संतरित में पोषक तत्व कम ज्यादा मिलते हैं और मात्रा कम यूज में लेते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करें बल्कि की बात करते हैं तो बल्कि में मात्रा ज्यादा लेते हैं और पोषक तत्व कम मिलते हैं। तो देखिएगा, स्थूल खाद, जैविक खाद वे बड़ी मात्रा में जैविक सामग्री होती है और इसके साथ में जो कि मृदा की उर्वरता और संरचना को सुधारने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और इसमें गोबर की खाद आ जाएगी, हरित खाद आ जाएगी, ठीक है। मैंने जो बताई वो वाली चीज याद रखना कि इसमें क्या होता है, मात्रा ज्यादा लेते हैं, पोषक तत्व कम लेते हैं, और इसका उल्टा होता है जस्ट सांद्र खादों में। इसके बाद में आती है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, वर्मी कंपोस्ट वह है जैविक खाद है जो कि कर्मियों या इसके साथ में सूत्रकृमि की सहायता से, किसकी सहायता से, सूत्रकृमि की सहायता से क्या करते हैं बेटा, सूत्रकृमि की सहायता से अपन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो सॉरी केचुए की सहायता से, किसके द्वारा, सूत्रकृमि की सहायता से नहीं, निमेटोड की सहायता से नहीं, केचुए की सहायता से, किसकी सहायता से, केचुए की सहायता से अपन क्या करते हैं, अपघटन करके और कहीं ना कहीं अपन क्या करते हैं, खाद तैयार करते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट वह जैविक खाद है जो कि कर्मियों कर्मियों की बात करें तो केचुओं की सहायता से, केचुए की सहायता से अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करती है, तैयार की जाती है, तो वो वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी। ये जैविक कचरे को तोड़ते हैं और तोड़कर ये खाते हैं, खाने के बाद में जो प्राप्त होता है ना बेटा, इनके एक्सट्रैक्ट से जो खाद प्राप्त होती है ना, वो शानदार खाद होती है और बहुत रिच रिच न्यूट्रिएंट वाली होती है, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी बेटा, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगी। इसके साथ में ही अब अपन बात करते हैं आईपीएम और आईडीएम में अंतर। क्या आ जाएगा बेटा, आईपीएम और आईडीएम में अंतर। आईपीएम का मतलब क्या होता है, पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। और आईडीएम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। मतलब उधर तो रोग का नियंत्रण कर रहे हैं और इधर कहीं ना कहीं किसका कर रहे हैं, इधर कहीं ना कहीं पेस्ट का कर रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे। देखिएगा बेटा, आगे की ओर अपन चलते हैं और अब अपन देखेंगे कि इसके बारे में आईडीएम और आईपीएम के बीच में जो अंतर है उन अंतरों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले होता है आईपीएम। क्या होता है, सबसे पहले होता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कीटों का नियंत्रण करते हैं। इसमें किसका करते हैं बेटा, कीटों का नियंत्रण करते हैं। किसका करते हैं, कीटों का नियंत्रण करते हैं। कि एक कीट नियंत्रण रणनीति है जो कि जैविक, रासायनिक और जो अपने सस्य संबंधी, सांस्कृतिक की जगह लिखना बेटा, सस्य संबंधी और भौतिक नियंत्रण विधियों का क्या करती है, संयोजन करती है। मैंने इंटीग्रेटेड का मतलब शुरू में ही बता दिया था। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वित। समन्वित की बात करें तो जितनी भी विधियां हैं उन सारी विधियों को आपको क्या करना है, एक जगह पर यूज करना है, तो वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेटेड हो जाएगी। मतलब इन सारी विधियों का प्रयोग करके अपन जब कीटों का नियंत्रण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। जब रोगों का नियंत्रण करने के लिए इन सारी विधियों का जो अपन इधर लिखिए वही विधियों का यूज करते हैं, तो उसको इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट करते हैं। ये क्या होती है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कीटों का नियंत्रण करने में सहायक होती है और ये कहीं ना कहीं वही पर्यावरणीय
दृष्टिकोण से क्या करती है, कहीं ना कहीं पौधों के रोगों का क्या करती है, रोगों का कहीं ना कहीं नियंत्रण करती है। और इसके साथ में ही अपन बात करें इधर मेथड्स की बात करते हैं तो न्यूनतम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करता है और कहीं ना कहीं रोकथाम और निगरानी पर क्या करता है, जोर देता है। इधर रोगों की घटना को कम करने के लिए विभिन्न जो नियंत्रण की जो रणनीतियां हैं उनके एकीकरण पर क्या देता है, जोर देता है। किसकी, रोगों को कंट्रोल करने की, रोगों को कंट्रोल करने की जो विधियां होती है उन विधियों का क्या किया जाता है, उन विधियों का कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, इंटीग्रेशन किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। इसके बाद में आता है रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करता है और कहीं ना कहीं सतत कीट नियंत्रण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सतत कीट नियंत्रण को क्या करता है बेटा, बढ़ावा देता है। सतत कीट नियंत्रण को क्या देता है, बढ़ावा देता है। इधर अपन बात करते हैं तो रोगों के प्रसार को कम करता है और सतत फसल स्वास्थ्य प्रबंधन को क्या करता है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। मतलब सतत का मतलब है लगातार प्रोडक्शन मिलता रहे, तो वो क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सतत प्रोडक्शन हो जाएगा। सतत क्या हो जाएगा बेटा, सतत कहीं ना कहीं उत्पादन हो जाएगा, सतत उत्पादन हो जाएगा। इधर अपन बात करें तो रोगों का प्रबंधन करके क्या करते हैं, सतत कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग आ जाएगी। मतलब एक तो पारंपरिक खेती होती है और एक क्या होती है बेटा, एक कहीं ना कहीं अपने पारंपरिक होती है और एक जैविक खेती होती है। एक पारंपरिक होगी और एक जैविक होगी। तो पारंपरिक की अगर अपन बात करते हैं तो पारंपरिक जो अपन पहले से यूज में लेते आ रहे हैं और उनमें क्या करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं रसायनों का प्रयोग करते रहते हैं, उनमें रसायनों का अपन प्रयोग करते रहते हैं, तो वो पारंपरिक कृषि हो जाएगी। और जिनमें अपन क्या करते हैं बेटा, जिनमें कहीं ना कहीं अपन जैविक उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जैविक पदार्थों का यूज करते हैं और रसायनों का यूज नहीं करते हैं, रसायनों का यूज नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। तो देखो एक कृषि पद्धति जो कि सिंथेटिक रासायनिक उर्वरकों से बचती है और जैविक विधियों का प्रयोग करती है, तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। कन्वेंशनल की बात करते हैं तो जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों का क्या करते हैं, सिंथेटिक व रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, पारंपरिक कृषि हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, पारंपरिक कृषि हो जाएगी। और जिसमें अपन बात करते हैं जैविक पदार्थों का यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। इसके साथ में ये फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले हो जाएगा खाद बनाना, फसल चक्रीकरण करना और जैविक कीट नियंत्रण करना, प्राकृतिक इनपुट पर निर्भर करती है। इसके साथ में ही आता है अपने पारंपरिक। पारंपरिक की बात करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में कीटनाशकों का और उच्च उपज देने वाली किस्मों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो कहीं ना कहीं कन्वेंशनल फार्मिंग हो जाएगी, मतलब पारंपरिक कृषि हो जाएगी। इधर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी, मतलब बात करते हैं तो जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का ही क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। अब आता है अपने सोइल हेल्थ। क्या आता है बेटा, सोइल हेल्थ आता है प्राकृतिक तरीकों से मृदा उर्वरता को बढ़ाने पर क्या करती है, कहीं ना कहीं ध्यान देती है। तो ये सोइल हेल्थ का क्या रखती है बेटा, ध्यान रखती है। इसको सोइल हेल्थ से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं उत्पादन पर ध्यान देगी, चाहे मृदा का स्वास्थ्य खराब हो चाहे कैसा भी हो। इसके बाद में आता है ये क्या होता है, इसका पर्यावरण पर जो प्रभाव है वो कम रहता है और इसकी हानि होती है, मतलब कहीं बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सस्टेनेबिलिटी की बात करें, ये सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए की जाती है और ये सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नहीं की जाती है। क्योंकि आपको पता है अगर अपन रसायनों का यूज ज्यादा करेंगे तो अपनी मृदा जल्दी बंजर हो जाएगी, तो इसमें नहीं कर रहे हैं तो इसमें क्या होगी, इसमें बंजर नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी, इसमें क्या रहती है, इसमें कहीं ना कहीं जल्दी से खराब हो जाएगी। तो ये क्या होती है, सस्टेनेबिलिटी ज्यादा तो किसमें होती है, ऑर्गेनिक में होती है, पारंपरिक में कम होती है। इसके बाद में आता है बेटा ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट। ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट करना है तो ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट के लिए अपन बात करते हैं तो इसमें क्या नहीं करेंगे, अपन इसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे और रसायनों का प्रयोग न करके अपन अन्य विधियां अपनाएंगे, अपन अन्य विधियां अपनाएंगे। और अन्य विधियों में सबसे पहले क्या आ जाएगी बेटा, सबसे पहले आ जाएगी मल्चिंग। सबसे पहले क्या आ जाएगी, मल्चिंग आ जाएगी। मल्चिंग की अपन बात करते हैं तो अपना ये खेत हो जाएगा और इस खेत में अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, अब इसके बीच में जो खाली पड़ी जगह है, इस खाली पड़ी जगह में क्या कर देते हैं, घास फूस उगा देते हैं, घास
फूस उगा देते हैं। और घास उगाने से क्या होता है बेटा, घास उगाने से कहीं ना कहीं यहाँ की जो यहाँ पर उगने वाली जो वनस्पति है उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। तो ये क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ वीड मैनेजमेंट होते हैं। तो देखिएगा पलवार में मृदा को जैविक पदार्थों जैसे कि भूसा हो गया, पत्तियां हो गई, इसके साथ में घास वगैरह, इनसे क्या कर देते हैं बेटा, ढक देते हैं। मतलब खाली पड़ी जगह को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। अब नीचे से खरपतवार का क्या नहीं होगा, खरपतवार का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये अपने क्या होती है, पलवार होती है या मल्च होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर बात करते हैं तो क्रॉप रोटेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, क्रॉप रोटेशन आ जाएगा। क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं तो फसल चक्रीकरण, मतलब अपन क्या करते हैं, फसलों का लगातार चक्र बनाए रखेंगे। जैसे कि गेहूं में गेहूं सा ज्यादा होता है, तो भाई साहब गेहूं सा आप 3 से 4 साल तक उगाओ ही मत, 3 से 4 साल तक गेहूं सा को आप ग्रो करो ही मत। तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं गेहूं सा का क्या हो जाएगा, गेहूं सा का क्या हो जाएगा, गेहूं सा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद में उस घास का भी क्या हो जाएगा, उस खरपतवार का भी क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। तो देखो एक ही फसल की बजाय विभिन्न फसलों को बारी बार अगर उगाओगे, अदल बदल कर अगर बोओगे, तो इससे क्या हो जाएगा, जो खरपतवारें हैं वो खरपतवारें क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। फिर आती है मैनुअल वीडिंग आती है। मैनुअल वीडिंग की बात करते हैं तो जब हाथों से अपन क्या करते हैं बेटा, हाथों से अपन निराई गुड़ाई करते हैं, हाथों से जब अपन निराई गुड़ाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मैनुअल वीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनुअल वीडिंग कहते हैं, मैनुअल निराई, जिसे हाथों से निराई भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, खरपतवारों को मर्दा से शारीरिक रूप से हटाना क्या होता है, शामिल होता है। तो ये क्या होता है, मैनुअल वीडिंग होता है। क्या होता है बेटा, मैनुअल वीडिंग होता है, हाथ से निराई करना होता है। क्या होता है बेटा, हाथ से निराई करना होता है। तो ये अपने क्या हो जाएगा, ये अपने थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में अपने आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो जैविक नियंत्रण, क्या हो जाएगा, जैविक नियंत्रण हो जाएगा। और जैविक नियंत्रण की अपन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जीव के द्वारा जीव का नियंत्रण करना, जीव के द्वारा जीव का नियंत्रण करना। तो क्या होता है, ये तो कीटों में होता है। यहाँ पर क्या होता है, बायोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो बेटा 2 एग्जांपल लिख लो, कभी भी पूछे तो बता देना। पहले आप लिखना कि अपने जाइगोग्रामा बाइकोलाटा, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा लिखो बेटा, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा, बाइकोलार्टा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, दूसरा अपने आता है बेटा लेंटाना, क्रोसीडोसीमा लेंटाना, क्रोसीडोसीमा, क्रोसीडोसीमा लेंटाना। अरे क्या आ जाएगा बेटा, क्रोसीडोसीमा लेंटाना आ जाएगा, क्रोसीडोसीमा लेंटाना आ जाएगा। क्रोसीडोसीमा जो लेंटाना है वो क्या करता है बेटा, वो लेंटाना केमरा घास को, लेंटाना केमरा घास को, लेंटाना केमरा घास को कंट्रोल करता है। ये पार्थेनियम जो स्टेरिफोस होती है, जिसको अपन गाजर घास कहते हैं, गाजर घास, या आप बोल लो, लिख लेना, जो पार्थेनियम स्टेरिफोस होती है उसका क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल, अपने खरपतवारों का बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। दोनों एग्जांपल लिख लेना। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, मतलब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो बेटा वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको प्रिंसिपल्स कहते हैं। और सबसे पहले अपन प्रिंसिपल्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये क्या करती है, अलग अलग इसके प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले होता है हेल्थ का, पहले क्या होता है बेटा, हेल्थ का। 4 सिद्धांत होते हैं बेटा, इसका 4 होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चारों से कंपटीशन में भी आता है। निम्न में से कौन सा इसका सिद्धांत नहीं है, निम्न में से कौन सा इसका सिद्धांत है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, हेल्थ का आ जाएगा। हेल्थ के प्रिंसिपल में बात करते हैं तो ये मर्दा के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, ये मानव के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो जानवर होते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। मतलब सबसे पहला इसका सिद्धांत होता है, कोई व्यक्ति होता है ना, वो सिद्धांतों पर चलता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को ये कार्य नहीं करना है। वैसे ही अपन बात करते हैं तो ये जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये भी एक सिद्धांत पर चलती है। और इसके 4 सिद्धांत है। ये पहले कहती है कि मैं किसी के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करूंगी, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं क्या होगा, हेल्थ के लिए बेस्ट रहेगा। तो पहला होता है बेटा हेल्थ का आ जाएगा।
दूसरा अपने पास में आ जाएगा इकोलॉजी का। ये दूसरा कहती है कि अगर मैं कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कर रही हूं तो मेरे द्वारा अपनी जो इकोलॉजी है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स है, इनको किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरा कहती है भाई साहब इकोलॉजी का, पहला हेल्थ का, तीसरा आता है फेयरनेस, ये सबके साथ में न्याय की तरह रहती है। मतलब किसानों को उचित वेतन मिले, श्रमिकों के साथ में नैतिक व्यवहार हो, सतत रूप से भूमि का भी, पर्यावरण का भी, मर्दा का भी, सबका क्या हो बेटा अच्छा विकास हो, किसान का भी अच्छा हो, अगला जो कंज्यूमर इसको ले रहा है उसका भी क्या हो अच्छा कहीं ना कहीं। जैसे कि अपन बात करते हैं बेटा जीरो लेवल से बात करो, किसान को अगर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का वो क्या करेगा प्रोडक्शन करेगा तो इससे किसान को क्या मिलेगा अच्छा भाव मिल जाएगा। इसके बाद में आता है मर्दा को अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उसका स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, पर्यावरण को किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में इसको जो कंज्यूमर लेकर जाएगा उसको किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा क्योंकि प्योर है, ठीक है, जैविक है। तो अपने क्या होगा फेयरनेस, मतलब ये न्याय का रखती है, न्याय का सिद्धांत है। इसके बाद में आती है सभी के साथ में न्याय करती है। फिर आती है केयर का सिद्धांत, बेटा सभी की केयर करती है, किसान की भी केयर करती है, अगले उपभोक्ता की भी केयर करती है, और इसके साथ में मर्दा की भी, पर्यावरण की भी क्या करती है केयर करती है। तो ये चार सिद्धांतों पर ये क्या करती है बेटा कार्य करती है। तो चारों सिद्धांत आपको क्या रखना है अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद में आती है वो वही आ जाएगी ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इसके स्ट्रक्चर अपन बात कर चुके हैं। ओके, ये क्या करता है, एक तो प्रमाणन करता है, एक क्या करता है मानक और दिशा निर्देश देता है, और इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण का कार्य करता है। ठीक है, ये लिख लेना बस हो गया। आईएनएम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बता चुका हूँ बेटा, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है ये बता दिया। अब इसमें देख लो कि क्या क्या करते हैं। पहला होता है बेटा कि यूज ऑफ, इसके सिद्धांत होते हैं कुछ। इसमें पहला सिद्धांत होता है कि आपको हमेशा क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना है। जैविक उर्वरकों का क्या करना है बेटा, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना है। अरे किसका करना है, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना है। इसके बाद में आ जाएगा, जैविक उर्वरकों की बात करते हैं तो कंपोस्ट आ जाएगी, गोबर की खाद आ जाएगी, गोबर की खाद लिख लेना। इसके साथ में वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, इनका क्या किया जाता है यूज किया जाता है। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि यूज ऑफ ऑर्गेनिक। इसके बाद में आता है क्रॉप के रेसिड्यूअल, मतलब बात करें तो जो फसलों के जो अवशेष होते हैं और जो ग्रीन मेन्यूर होती है उसको आप यूज कर सकते हो इसमें। और इसके साथ में बायो फर्टिलाइजर्स को आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। इसके साथ में ही सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स आप क्या कर सकते हो अपना सकते हो। और बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई आपको करनी है, मतलब जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करो वो भी बैलेंस रूप में होना चाहिए, संतुलित रूप में होना चाहिए। इसके साथ में ही अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे की कैसे कैसे अपन करते हैं, तो सबसे पहले होता है कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट, मतलब कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के द्वारा पोषक तत्व देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दूसरा आता है क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग अपनाते हैं, इससे मृदा की उर्वरता कहीं ना कहीं बनी रहती है, तो ये भी कार्य करते हैं। यूज ऑफ बायो बेस्ड इनपुट, मतलब जीवों पर आधारित इनपुट्स का अपन क्या करते हैं यूज करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं केमिकल रहित होते हैं, केमिकल फ्री रहते हैं। इसके बाद में आता है जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से कदम है। तो बेटा कदमों में बात करें तो ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो अपन इसको क्या करते हैं बेटा स्किप करते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, जैविक खेती क्या है। जैविक खेती में समस्याओं का विवरण देते हुए उत्पादकता बढ़ाने वाली क्या करनी है कहीं ना कहीं रणनीतियां बतानी है। तो जैविक खेती क्या है वो मैंने बता दिया था। प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पहले जो प्रारंभिक लागत होती है, जो प्राइमरी कॉस्ट होती है, वो प्राइमरी कॉस्ट कहीं ना कहीं क्या होती है बेटा अत्यधिक होती है। प्राइमरी कॉस्ट क्या रहेगी अत्यधिक रहेगी। और इसके साथ में लिमिटेड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, मतलब इसके प्रति जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति क्या होता है बेटा सीमित सीमित ज्ञान है, और इसके साथ में ट्रेनिंग नहीं होती है इसकी।
ठीक है, इसकी जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनके पास में नहीं है, किसानों के पास में ये सुविधा नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। मतलब इसका क्या होता है, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट होता है। मतलब बात करें तो रोग और कीटों का क्या होता है बेटा, प्रबंधन होता है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आता है लोअर यील्ड। इससे क्या होता है, यील्ड क्या होती है, कम प्राप्त होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो ये समस्याएं हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्यों होती है, सारी चीजें मैं बता चुका हूँ बेटा, तभी मैं कहता हूँ कि अगर जिस दिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे अगर पढ़ना सीख गए ना, तो वैसे मान लो कि मजा आ जाएगा। आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी कि मैंने कोई गलती कर दी, क्या बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन चलते हैं कि सर हम तो लास्ट सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में है, कोई फोर्थ में भी होगा, फोर्थ में भी चलती है बहुत सारी जगह। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, अंत नहीं है अभी पढ़ाई, अभी पढ़ाई का अंत नहीं है। अभी तो आपके बहुत बाकी है, अभी तो आपको ये सारी सब्जेक्ट्स जो पढ़ी है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हो, एक बार और मिलेगा, और मौका मिलेगा मेरे साथ में पढ़ने का, ऑर्गेनिक फार्मिंग को पढ़ने का, रिमोट सेंसिंग को पढ़ने का, इसके साथ में स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, सारी सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, और आई होप वह सारे बच्चे पढ़ेंगे, और डायरेक्ट पढ़ो चाहे इनडायरेक्ट पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ेंगे। और इसके साथ में फिर वहां पर अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पर आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बेटा, कि सर आप क्या पढ़ाते हो, क्या प्री पीजी में पढ़ाते हो क्या बेटा, ये तो अपने आपको कहीं ना कहीं ये है कि सर हमारे को कहीं ना कहीं एक सोर्स नहीं मिल पा रहा है, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से लेकर अगर बच्चा कोई तैयार रहता है और कहीं ना कहीं तैयार होता है, इन कॉन्सेप्टों को क्लियर करता है, तो आगे उसको नीड नहीं पड़ती, आगे उसको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं अपन क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और मैं इतना आपको करता हूँ कि 3 भी क्लास ले लोगे ना आप मेरी की ऑर्गेनिक फार्मिंग की, सबसे पहले गेस पेपर की और वन शॉट क्लास की, और इसके साथ में ही अपने एक किसकी हो जाएगी, एक अपने गेस पेपर की हो जाएगी। इसके बाद में कुछ इस सब्जेक्ट का पूरा ही मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माइंड में रहेगी पूरी सब्जेक्ट आपकी। अब देखो आगे की ओर बात करते हैं, बात कर रहे हैं कि अब इसमें क्या क्या समस्याएं आती है। ये अपन ने समस्याएं बात कर ली, लोअर यील्ड्स होती है, इसके साथ में सर्टिफिकेशन और लेबलिंग। मतलब जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस होती है ना, वो काफी लंबी होती है, लेबलिंग वगैरह कई बार तो सर्टिफिकेशन मिल ही नहीं पाता है। तो ये क्या होती है, कहीं ना कहीं समस्या होती है। अब इसके साथ में इनको दूर करने की क्या क्या रणनीतियां होती है, तो रणनीतियां हैं भाई साहब, क्रॉप रोटेशन करो, इसके साथ में डाइवर्सिफिकेशन करो। इसके साथ में ही बात करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है पशुपालन के साथ साथ में फसल उत्पादन करो, ये डाइवर्सिफिकेशन होता है। इसके बाद में आता है कंपोस्टिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। मतलब आपको क्या करना है, कंपोस्ट कहीं ना कहीं खाद बनाने हैं, और इसके साथ में इसके जैविक इनपुट्स आपको क्या करने हैं, यूज करने। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है, सोइल हेल्थ का मैनेजमेंट करना है, फार्मर को एजुकेट करना है, और इसके साथ में ही क्या करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो ये क्या है बेटा, उन समस्याओं का प्रमाण है। ठीक है, सर्टिफिकेशन क्या है और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया और मानक बताने हैं। तो प्रक्रिया मैंने बता दी थी कि पहले क्या करना है, एक सर्टिफाइड ढूंढना है, फिर एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन में मैप के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, तो इसमें कि क्या क्या मानक होने चाहिए। मानक में सबसे पहले सिंथेटिक रसायन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कब से बताते आ रहा हूँ। इसके बाद में आ जाएगा कि सोइल की फर्टिलिटी, और इसके साथ में क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। इसके साथ में ही बात करें नॉन जीएमओ जो सीड, और इसके साथ में ही जो प्लांट है वो अपने को क्या करने हैं, उगाने हैं। सर्टिफिकेट जो अपनी कोई मान्यता प्राप्त कोई संस्था है उसके द्वारा क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं प्रमाणन होना चाहिए। तो अब इसके बारे में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है लेबलिंग मार्केटिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सबसे पहले लेबलिंग की बात करते हैं। बेटा अपने जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट में ये चीजें होती है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, कि सबसे पहले तो क्या होता है लेबलिंग। मतलब लेबल लगता है अपने प्रोडक्ट पर, जो भी अपने है उसके रिलेटेड, फिर उसकी मार्केटिंग और फिर उसकी एक्सपोर्ट की क्या क्या पोटेंशियल है उसके बारे में देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसमें सबसे पहले हो जाएगा कि एनपीओपी पर क्या प्रमाणन चिन्ह होता है। तो देखिएगा अपन बात करते हैं एनपीओपी प्रमाणन चिन्ह
कि एक क्या है, एक प्रकार की सरकारी योजना है। और बात करते हैं तो जो कि जैविक खेती प्रमाणन के क्या करती है, नियंत्रित करती है। और इसके साथ में जो पालन करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जो पालन करते हैं उनको क्या करते हैं, इंडियो ऑर्गेनिक लोगो दी जाती है। मतलब अगर उनको बात करें कि जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं उनको कौन सा लोगो दिया जाता है, इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो दिया जाता है। ठीक है, एक फिर होता है जैविक प्रमाणन चिन्ह होता है, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया ऑर्गेनिक के अलावा जो है ईयू ऑर्गेनिक या यूएसडी ऑर्गेनिक जैसे चिन्ह भी दिए जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लोगो की बात करूं, चिन्ह की बात करूं, लेबलिंग की बात करूं, तो बेटा वो उसकी क्वालिटी 70% का है, 100% का है, इसके आधार पर उसको क्या किया जाता है, लोगो दिया जाता है। तो वो लोगो वाला हो जाएगा, लेबलिंग का हो जाएगा। इसके बाद में मार्केट में क्या होती है बेटा, कहीं ना कहीं अपने क्या होती है, भारत में जैविक उत्पादों की क्या होती है, विपणन की बात करें तो जागरूकता और उपभोक्ता को शिक्षा देने की पहले जरूरत है कि इनसे कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं तो जो अपने रिटेल चेन्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर अपने को क्या करना है, बेचना है। मतलब बेचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अपने को उपभोक्ताओं को बताना पड़ेगा इसके बारे में, मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्लास के बारे में बच्चों को बताना चाहूँ, मेरे को इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को दिखानी है, तो मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसमें सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली रूप से बता रहा हूँ। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए, वो मैं लोगों को बताऊंगा तब उसके बारे में पता चलेगा, वरना कुछ सीमित लोगों तक जाएगा। तो वैसे ही होता है, अपने प्रोडक्ट को पहले लोगों को, उपभोक्ताओं को क्या करना है, पहले बताना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तो रिटेल चैन, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या इसके साथ में रिटेल चैन बनाकर उसको क्या करना, सेल करना है। और इसके साथ में उसकी ब्रांडिंग करनी है और उसका प्रमाणन करना है। इसके बाद में बात करते हैं एक्सपोर्ट की पोटेंशियल की बात करते हैं तो विश्व में भी क्या होती है, मांग होती है। चावल, मसाले, चाय, इनकी क्या होती है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पोटेंशियल होती है। मतलब कहीं ना कहीं इनको क्या किया जाता है बेटा, निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने ये क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। और इसमें अपन ने पेपर सॉल्यूशन की बात कर ली है। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, इन नंबरों पर मैसेज करना है। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इन पर क्या करोगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। और व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्या लिखोगे कि सर हमारे को पीडीएफ चाहिए, हमारे को पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए पीडीएफ डायरेक्ट नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पर पीडीएफ नहीं मिलेगी बेटा, वो एप्लीकेशन की लिंक दी जाएगी, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट का आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए, वो आप एक बार कमेंट करके बता देना। और प्यार और सपोर्ट इस क्लास पर दम कर आपको दिखाना है, क्योंकि हमने दम कर इस पर मेहनत की है, दम कर आपको कहीं ना कहीं खुलकर आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ में समझाई है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, जितने बच्चे देख रहे हो वो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट करना है। इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।